हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं और बात करेंगे आज विजय केडिया जी के बारे में। क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे स्टॉक में पैसा लगाया है, एक ऐसे स्टॉक में दाव लगाया है जिससे कई लोग डरते हैं, क्योंकि वो कंपनी के साथ काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो कंपनी के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कंपनी में क्या रिटेल पैसा लगा सकता है या उनमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं। सब कुछ डिटेल में हम लोग समझेंगे। उससे पहले आपसे बस इतना रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। काफी कम सब्सक्राइबर है, इसलिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि कौन से कंटेंट आपको अच्छा लगता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को, जानते हैं कौन सी कंपनी है। तो यहाँ पे आपको कंपनी का यहाँ पे लोगो दिख रहा होगा। ये कंपनी है रिलायंस का, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी अनिल अंबानी जी का कंपनी है। और ये कंपनी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में रह चुकी है। अभी भी इसके पास जो प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाल के दिनों में ये चर्चा में कंपनी जरूर रही है। तो चलिए हम लोग जानते हैं चर्चा में क्यों थी कंपनी, उसके बाद उसके प्रॉब्लम्स को भी समझेंगे। दो वजह से चर्चा थी। जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय था, जिसमें विजय केडिया जी ने लगभग 1% का यहाँ पे स्टेक बाय करते हुए दिखा है और लगभग 40 लाख शेयर बाय करते हुए दिखे। और जो शेयर का वैल्यू होता है रुपीज टर्म में, वो लगभग 755 मिलियन, यानी कि काफी बड़ा अमाउंट में यहाँ पे ये अपना स्टेक बाय करते हुए दिखे हैं। आखिर ऐसा क्या है कंपनी में, क्योंकि ये कंपनी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है। कंपनी काफी ज्यादा डेट है इस कंपनी के पास, और भी कई सारे चुनौतियां, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, मार्जिन के लेकर, कई सारे इस कंपनी के साथ प्रॉब्लम। लेकिन क्यों इतना बड़ा रिस्क यहाँ पे ये विजय केडिया जी इस कंपनी में ले रहा है, इसके बारे में हम लोग आगे समझते हैं। और कंपनी की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि हर क्वार्टरली कंपनी अपना रिपोर्ट दिखाती है कि कौन से इन्वेस्टर के पास 1% से ज्यादा होल्डिंग है। यहाँ पे मार्च क्वार्टर में इनका नाम आया था, यानी कि पहले इनके पास इस कंपनी के में कोई होल्डिंग नहीं था। यहाँ पे 1% का स्टेक यहाँ पे बाय करते हुए दिखे। और दूसरा जो चर्चा का विषय था कंपनी का, कुछ दिन पहले यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के साथ बोरिंग को लेकर यहाँ पे ड्यूज जो बाकी था उसे सेटल करते हुए कंपनी दिखी है। और प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ ड्यूज तो सेटल हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे अभी भी कंपनी के पास डेट हैवी मात्रा में। दूसरा, पिछले समय कंपनी पे कई सारे चीज जांच हो चुकी है डेट को लेके, बकाया जो ड्यूज है उसको लेके। और तीसरी बात करें तो यहाँ पे कंपनी जो रिलायंस पावर के साथ मिलकर अपने ड्यूज को सेटल कर रही है, उसको लेके भी कई सारे प्रॉब्लम आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। ये 3-4 प्रॉब्लम है कंपनी के, उसके बावजूद भी यहाँ पे विजय केडिया जी ने इसमें अपना होल्डिंग को बाय किया है। तो समझते हैं क्यों बाय किया, क्योंकि ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। और जैसा कि आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो भी कंपनियां आने वाले टाइम में आपको उसमें काफी ज्यादा जंप देखने को मिल सकता है। इस कंपनी की बात करें तो ये कई सारे सेगमेंट में काम करती है, चाहे वो रेल हो, मेट्रो हो, पावर हो, एयरपोर्ट हो, रोड्स हो, डिफेंस हो, ये कई सारे सेगमेंट में कंपनियां काम करती है। इसलिए सबसे बड़ा जो वजह रहा होगा इनको इन्वेस्टमेंट करने से के पीछे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, और जिस तरीके से सरकार रेलवे के लिए काम कर रही है, रेलवे में जिस तरह से रिफॉर्म आने वाला है, रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस तरीके से होने वाला है, वो वैसे में ये कंपनी को काफी फायदा मिल सकता है। और जिस तरह से लोगों के मन में है, और शायद विजय केडिया जी के भी मन में होगा कि बीजेपी यहाँ पे अच्छा खासा विक्ट्री हासिल कर रही है इस इलेक्शन में, तो यहाँ पे इस कंपनी को फायदा मिल सकता है। रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, तो यहाँ पे इस कंपनी को भी फायदा मिल सकता है। और जिस तरह से बीजेपी का पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, तो यहाँ पे ये कंपनी को भी काफी हद तक फायदा मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से 2-3 वजह है। पहला तो वजह है रेलवे को लेके, कि रेलवे में जिस तरीके से रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, वो एक बड़ी वजह होगी इस कंपनी के में स्टेक बाय करने से। दूसरी बड़ी जो वजह होगी वो बीजेपी का पावर में आना, क्योंकि बीजेपी थोड़ा कॉर्पोरेट्स को, इन रिलायंस को, अडानी को, ये थोड़ा तो सपोर्ट करती है। इस वजह से यहाँ पे दूसरा रीजन जो है ये हो सकता है। तीसरा यहाँ पे हो सकता है कि कंपनी पावर सेक्टर और रेलवे दोनों में काफी हद तक काम करती है। और यहाँ पे जिस तरीके से पावर और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है, वो इस कंपनी को फायदा पहुंचा सकती है। अगर पावर की बात करें तो पावर में आप देख सकते हैं कि जनरेशन हो, चाहे ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, पावर ट्रेडिंग हो, ये सारे सेगमेंट में कंपनी काम करती है। उसके बाद आप देख सकते हैं एयरपोर्ट में ये कंपनी काम करती है, डिफेंस सेगमेंट में भी काम करती है। तो इसका काफी ज्यादा ब्रॉड एरिया जहां पे ये कंपनी काम करती है। इसलिए यहाँ पे मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इस कंपनी में थोड़ा बहुत रिफॉर्म आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से सुजलॉन में डेट को लेके काफी ज्यादा सुधार हुआ था, हो सकता है आने वाले टाइम में इस कंपनी को भी डेट में किसी तरह का रिफॉर्म करने का मौका मिल सके और कंपनी में डेट को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही है वो आने वाले टाइम में धीरे धीरे सॉल्व होता हुआ दिख सकता है। और जिस तरह से गवर्नमेंट ने रेलवे के एक्सपेंशन के लिए जिस तरह से
पॉलिसी अनाउंस की रेलवे सेक्टर के लिए, वो भी एक मेजर सेगमेंट इस कंपनी के लिए हो सकता है। और रेलवे के लिए कौन कौन से मेजर जो अनाउंसमेंट हुए हैं उस पर मैंने डिटेल में कल वीडियो बनाया था, वो भी आप जाके जरूर देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, अगर उसको देखेंगे तो आपको रेलवे स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने में काफी हेल्प मिलेगा, क्योंकि आने वाले 5-6 साल के लिए आपको रेलवे स्टॉक को जरूर फोकस करना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं और भी चीजें इस कंपनी के बारे में, किसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है कंपनी का, क्योंकि इस कंपनी में कई सारी समस्याएं अभी भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि नेट सेल्स की बात करें तो थोड़ा बहुत नेट सेल्स में यहाँ पे आपको जंप देखने को मिल रहा होगा, लगभग 12% यहाँ पे पिछले साल से जंप देखने को मिल रहा है। और बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पे काफी ज्यादा गिरावट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में भी जबरदस्त गिरावट आपको यहाँ पे दिख रहा है, लगभग 8% के पास मार्जिन आ गया है। लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी कंपनी देख सकते हैं यहाँ पे 4 साल का रिकॉर्ड है, तो 4 साल में देखें तो 2 साल ये कंपनी थोड़ा प्रॉफिट में रही है, बाकी में काफी ह्यूज लॉस हुआ है कंपनी को। अब पिछले साल की बात करें तो लगभग 32,000 का यहाँ करोड़ का काफी बड़ा नुकसान यहाँ कंपनी को देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, यहाँ भी आपको माइनस में मार्जिन दिख रहा है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान कंपनी के लिए यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें फाइनेंशियल है जो कि किसी भी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी यहाँ पे विजय केडिया जी जो यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, और खासकर वो ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ऐसे स्टॉक में पैसा लगाते हैं जो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। ये खुद ही इंटरव्यू में बोले हुए हैं कि मैं वैसे घोड़े पे दाव लगाता हूँ जहाँ पे जो घोड़ा बीमार है किसी वजह से और उसमें स्ट्रेंथ है आगे जाके अच्छा करने का, तो ऐसे घोड़े पे दाव लगाता हूँ। तो हो सकता है आने वाले टाइम में इस स्टॉक में कुछ ना कुछ आपको टर्न अराउंड देखने को मिले। लेकिन एक दो चीज और भी समझेंगे कि क्या आने वाले टाइम में रिटेल को इस पे फोकस करना चाहिए, कि दो डेटा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है और डेट को लेके वो कुछ ना कुछ और भी बताता है कंपनी को लेके, कंपनी में कुछ ना कुछ धीरे धीरे रिफॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे आप चार्ट को पहले हम लोग देखते हैं। चार्ट पे आप देख सकते हैं जब प्राइस यहाँ पे 315 के आसपास था तो यहाँ उसके बाद तेज गिरावट हुई थी स्टॉक में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टॉक लगभग 205-10 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दो चीज और देखते हैं जो कि हमें लगता है कि कंपनी में कुछ ना कुछ अच्छा चीजें हो रही है जो आने वाले टाइम में हमें दिख सकता है। पहले तो हम लोग डेट पे नजर डालते हैं, बोरिंग पे नजर डालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोरिंग जो मार्च 2012 में 18,000 करोड़ के आसपास था, जो कि आप देख सकते हैं सितंबर 2023 में 10,000 करोड़ के आसपास रह गया है। यहाँ पे धीरे धीरे डेट जो है कम होता हुआ दिख रहा है, जो कि कंपनी के लिए और इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छी बड़ी बात है। और उससे भी जो इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली चीज है वहां पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं। प्रमोटर का होल्डिंग देख सकते हैं, धीरे धीरे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 16-16.5% का प्रमोटर के पास होल्डिंग है, जो कि लगभग 2-3 साल पहले 5% के पास था, उसे प्रमोटर ने लगभग 16.5% के आसपास बढ़ा के कर दिया है। तो यहाँ प्रमोटर का भी कॉन्फिडेंस इस कंपनी में धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और एफआईज की बात करें तो एफआईज भी यहाँ पे धीरे धीरे अपने होल्डिंग को काफी बढ़ाया है। 2% के आसपास 2021 में था, उसके बाद देखें तो लगभग 12% के आसपास कंपनी का यहाँ पे मार्च 2024 की बात करें तो लगभग 12% के आसपास यहाँ एफआईज का होल्डिंग है, जो कि पिछले साल की तुलना में देखें तो लगभग 1% कम हुआ है हालांकि, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे अच्छा खासा एफआईज भी होल्ड करता है। डीआईज की बात करें तो डीआईज 2% के आसपास यहाँ पे होल्ड करता हुआ दिख रहा है। डीआईज का ज्यादा इंटरेस्ट इस कंपनी में नहीं है, लेकिन एफआईज यहाँ पे अपने होल्डिंग को अच्छा खासा यहाँ पे सस्टेन करता हुआ दिख रहा थी। ये दो चीजें हैं, डेट और शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि कुछ ना कुछ कंपनी के लिए अच्छा फ्यूचर में हो सकता है, ये दिखा रहा है। और तीसरा, विजय केडिया जी यहाँ पे इतना पैसा लगा रहे हैं, ये बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इनको कुछ इंटरनल जानकारी भी होगी, तो इनको काफी चीजों का जानकारी हो सकता है, इस वजह से यहाँ पे इन्होंने पैसा लगाया है। तो देखते हैं आगे क्या हो सकता है इस कंपनी में। अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा अभी इस स्टॉक से दूर रहने में फायदा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो इसमें आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्वेस्टमेंट करें, रिस्क को मैनेज करके इन्वेस्टमेंट करें, और काफी कम मात्रा में आप यहाँ पे पोर्टफोलियो का 1% 2% इसमें आप लगा सकते हैं, या इसमें एसआईपी कर सकते हैं कि आपको लग रहा है कि 5 साल 6 साल में कंपनी अच्छा कुछ कर सकती है। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके यहाँ पे इंडिया में काफी काम आने वाले टाइम में हो सकते हैं, तो ऐसे में कंपनी को बड़ा फायदा मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
तो आप इसमें एसआईपी कर सकते हैं, धीरे धीरे आप में इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जैसे गिरावट हो थोड़ा और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे में ये बात भी सही है कि किसी भी स्टॉक में पैसा तभी बनता है जब उसका खराब समय चल रहा हो, खराब समय में ही अच्छा प्राइस मिलता है किसी स्टॉक का। तो देखते हैं क्या होता है कंपनी के बारे में। इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जाते जाते आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को पूरा देखेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए आपको फिर से एक बार थैंक यू।